आप सभी योग जिज्ञासुओं को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ जो परीक्षा होती है, उसका जो सबसे पहला पेपर है। योग में पहले नेट का एग्ज़ाम नहीं होता था। सबसे पहली बार नेट का एग्ज़ाम जनवरी 2017 में हुआ था, जिसके फॉर्म 2016 में भरे गए थे। दिसंबर में वो एग्ज़ाम होना था, लेकिन वो एग्ज़ाम 5 जनवरी 2017 को हुआ था। पहली बार नेट योग की परीक्षा जनवरी 2017 में हुई थी। पहले ऑफलाइन होता था, 3 पेपर होते थे। एक पेपर फर्स्ट पेपर होता था, जर्नल पेपर होता था, सबके लिए कॉमन होता था। दूसरा पेपर होता था जिसमें लगभग 50 क्वेश्चन होते थे। तीसरा पेपर होता था जिनमें 75 क्वेश्चंस होते थे। सभी क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते थे। सबसे कठिन बात यह थी कि तीनों पेपर में पास होना पड़ता था। अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग परसेंटेज होती थी। यानी फर्स्ट पेपर में अगर आप एससी हैं या ओबीसी हैं तो आपको 35% लेना जरूरी था, तभी आपका सेकंड पेपर चेक होता था। अगर आप जर्नल हैं तो 40 मार्क्स आपको लेने पड़ते थे। ऐसे ही सेकंड पेपर में भी आपको, अगर आप एससी ओबीसी हैं तो आपको 40% लेना पड़ता था। अगर आप जर्नल हैं तो 45% लेना पड़ता था। तो जब आप फर्स्ट पेपर पास कर लेते थे तो आपका सेकंड चेक होता था, सेकंड पास कर लेते थे तो थर्ड होता था। फिर तीनों को मिलाकर जो परसेंटेज बनती थी, जो एग्रीगेट मार्क्स होते थे, आपका नेट का रिजल्ट डिसाइड होता था। वर्तमान में शेड्यूल या प्रक्रिया चेंज हो चुकी है। यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों को मिलाकर पास होना पड़ता है। एग्रीगेट मार्क्स होते हैं। चाहे आप फर्स्ट पेपर में 0 नंबर ले आए, अगर आप योग पेपर में अच्छे मार्क्स लेते हैं और आप उस कट ऑफ लिस्ट में आ जाते हैं तो आपका नेट क्वालिफाई माना जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले फर्स्ट पेपर भी पास करना जरूरी था, सेकंड पास करना भी जरूरी था, थर्ड पास करना भी जरूरी था। लेकिन अब 2 पेपर हैं और दोनों में किसी में भी आप अच्छे मार्क्स लेके जो कट ऑफ जाती है वहां तक अगर आप पहुंच जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, पास हो जाते हैं। तो देखिए, पहली बार योग के इतिहास में नेट का जो पेपर हुआ था वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो इसमें कैसे प्रश्न आते थे ये देखिए। सबसे पहला प्रश्न है, योग शब्द की व्युत्पत्ति किस संस्कृत धातु या क्रिया रूप से हुई है? तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, जो नेट में भी काम आता है, जेआरएफ में भी काम आता है, वाईसीबी के सभी लेवल्स में काम आता है। तो आपको पता है सी इसमें उत्तर ठीक है, क्योंकि योग शब्द की जो उत्पत्ति है वो युद्ध धातु से हुई है, संस्कृत की धातु है ना। तो ये आप आंसर भी इसका देख पा रहे हैं, युद्ध समादो आत्म नेपेदी दिवा द्विगुणी धातु में, है ना। घा प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है ना, यू प्लस घ प्लस योगा, है ना। दूसरा है, स्वामी कोलानंद के योग गुरु कौन थे? तो देखिए, स्वामी कोलानंद के 2 गुरु हुए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख जो गुरु हैं उनके, सबसे पहले जो गुरु हैं वो माधव दास जी हुए ना। माधव दास जी, परमहंस माधव दास जी कहते हैं उनको, है ना। इनके फिजिकल टीचर अलग थे और रियल गुरु इनके माधव दास जी हैं। तो जो कोलानंद जी है, इनका जो संस्थान है वो कैवल्य धाम लोनावाला में है, जो काफ़ी प्रसिद्ध है, काफ़ी पुराना है। 1924 में इसकी स्थापना की थी, है ना। और इन्होंने साइंटिफिक रिसर्च की थी ना योग के ऊपर। उसकी कुछ पुरानी फोटोज भी हैं जो इन्होंने रिसर्च की थी, उनकी कुछ रिकॉर्डिंग्स भी हैं। तो इन्होंने योग को वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतारा था। इन्होंने सिद्ध करके दिखाया था कि योग किस तरह से उपयोगी है ना। साइंस के साथ इन्होंने प्रूव करके दिखाया था। अगला है, ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास मृत्यु की प्राप्ति करता है? देखिए,
जो मुख्य उपनिषद हैं, 10 उपनिषद हैं, उनमें सबसे पहला जो उपनिषद है वो ईशावास्य उपनिषद है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो वैराग्य है या विवेक है या विद्या है या विषय है, तो उसमें देखिए विद्या के बारे में चर्चा की गई ना। तो जो विद्या है या उसका विद्या का अभ्यास जो है वो अमृतत्व की प्राप्ति कराता है ना, एक ऐसा सूत्र भी आता है ना। तो जो ईशोपनिषद जो है वो शुक्ल यजुर्वेदी शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है और इसमें आत्मज्ञान का वर्णन है, सबसे पहला उपनिषद है और इसके लेखक वेदव्यास जी माने जाते हैं और इसका जो विषय है वो ज्ञान योग के ऊपर है ना। द्वैत और अद्वैत इसमें सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? तो देखिए कठोपनिषद के अनुसार योग की जो परिभाषा है वो मन पर नियंत्रण है या इंद्रियों मन और बुद्धि पर नियंत्रण है या इंद्रिया और बुद्धि पर नियंत्रण है, शरीर और मन पर नियंत्रण है। तो देखिए इसमें बी ऑप्शन रहेगा, इंद्रियों मन और बुद्धि पर नियंत्रण है ना। ऐसा एक कठोपनिषद के 6ठे अध्याय के 11वां सूत्र आप पढ़ते भी है ना, इंद्रियों मन और बुद्धि पर नियंत्रण ही योग है या इंद्रियों का स्थिर हो जाना ही योग है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 5, शांडिल्य विद्या का किस उपनिषद में वर्णन किया गया है? शांडिल्य विद्या का किस उपनिषद में वर्णन किया गया है? तो देखिए शांडिल्य विद्या का वर्णन कठोपनिषद में है या ऐतरेय में है या बृहदारण्यक में है या छांदोग्य उपनिषद में है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है और शांडिल्य विद्या का जो वर्णन है वो आपको छांदोग्य उपनिषद में उसका वर्णन मिलता है, यानी ऑप्शन इसमें डी ठीक है। महर्षि पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है? तो देखिए समाधि से होती है, ध्यान से होती है या क्रिया योग से होती है या विवेक ख्याति से होती है। तो देखिए ध्यान के बाद भी ऐसा कोई सूत्र नहीं मिलता है, समाधि के बाद भी कोई सूत्र नहीं मिलता है, क्रिया योग भी नहीं बताया गया है। तो विवेक ख्याति है ना, विवेक ख्याति एक सूत्र है, उसके अनुसार दुखों से निवृत्ति होती है। अगर व्यक्ति को विवेक ज्ञान की ख्याति प्राप्त हो जाती है तो उसके बाद उसे उसके सभी प्रकार के दुख हैं वो मिट जाते हैं। ठीक है, तो एक सूत्र है विवेक ख्याति के ऊपर, ये मुझे आप खुद बताना योग दर्शन में ढूंढ कर कि वो कौन सा सूत्र है और कौन से अध्याय का सूत्र है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, योग दर्शन का कौन सा सूत्र है जिसमें विवेक ख्याति की बात की है और विवेक ख्याति से दुखों की निवृत्ति की बात कही गई है, तो कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है वो। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन मिलता है? तो देखिए सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 3 आसनों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो देखिए SSP यानी सिद्ध सिद्धांत पद्धति, 3 शब्द है ना, SSP। ठीक है, 3 SSP सिद्ध सिद्धांत पद्धति, तो 3 आसन है इसमें, तीनों SSP से ही जुड़ते हैं। सिद्धासन, दूसरा S पे कौन सा आसन होगा ये आपको खुद बताना है, और तीसरा P से पद्मासन। ठीक है, तो बीच का मैंने S छोड़ दिया है, वो आपको खुद बताना है। देखिए कितना अच्छा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, SSP सिद्ध सिद्धांत पद्धति। तो पहले S का मतलब सिद्धासन, दूसरे S का मतलब आपको खुद बताना है, थोड़ा सा सर्च करना, आपको ढूंढना है, और तीसरा जो है P का मतलब पद्मासन। ठीक है, अगला है हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार कितने हैं? तो देखिए हठ रत्नावली हठ योग का ग्रंथ है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना है कि हठ रत्नावली जो पुस्तक है हठ योग का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? आपके लिए प्रश्न है। इसमें देखिए 4 मतलब बी ऑप्शन है ना, उसमें 4 प्रकार का जो योग है उसको महायोग कहा है, तो 4 प्रकार का योग कौन सा है वो भी आपको बताना है। ठीक है, मेरे साथ साथ आप भी अगर अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए भी अच्छा रहेगा। सारे उत्तर अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप मेहनत नहीं करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा आपको साथ मेहनत करनी है ना, अन्यथा एक तरफ एजुकेशन हो जाएगी, सिर्फ मैं और
सामने मेरी स्क्रीन। तो मैं चाहता हूं कि इसके साथ साथ आप भी थोड़ा पुस्तकों से जुड़े। तो आपको खुद बताना है महायोग के 4 प्रकार कौन से हैं। 8वें प्रश्न में 2 प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। महायोग के प्रकार कौन से हैं, 4 प्रकार दे रखे हैं। दूसरा, हठ रत्नावली के रचयिता कौन है। ये 2 प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। तो मैं देखता हूं कौन सबसे पहले कमेंट करता है कि सर ये इसका उत्तर ठीक है। अगला है, भुजंगीकरण प्राणायाम का निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। तो देखिए, 8 प्राणायाम का वर्णन आपने खूब सुना है, लेकिन एक प्राणायाम है जो भुजंगीकरण का नाम से प्रसिद्ध है। तो किस ग्रंथ में उसका वर्णन मिलता है। तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि हठ रत्नावली में ही भुजंगीकरण प्राणायाम का वर्णन मिलता है। तो आपके लिए एक प्रश्न ये है कि हठ रत्नावली में कितने प्राणायामों का वर्णन किया गया है और कौन से अध्याय के कौन से सूत्र में कहा गया है, ये बता देना। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया है कि हठ रत्नावली पुस्तक में भुजंगीकरण प्राणायाम है ना। तो कौन से अध्याय में भुजंगीकरण प्राणायाम का वर्णन मिलता है, कौन सी पुस्तक में, हठ रत्नावली में। ठीक है, अगला है 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किन चक्रों का उल्लेख किया गया है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किन चक्रों का उल्लेख किया गया है। सूर्य चक्कर, तालु चक्कर, आकाश चक्कर, सहस्त्रा चक्कर। ये 4 ऑप्शन है, फिर इनका नीचे कूट मिलान करना है ना। अभी तक तो आपके सीधे सीधे प्रश्न थे, सीधा सीधा उत्तर था, अब की बार कूट मिलान करना है। यानी आपका सूर्य चक्कर है, एक तालु चक्कर है, आकाश चक्कर है, सहस्त्रार चक्कर है। तो इसमें सारे चक्कर तो है नहीं या तो 3 और 4 है, या 2 और 3 है, या 3 और 1 है, या 1 और 4 है। तो देखिए, आपको इसका सही उत्तर है क्या, बी, यानी 2 और 3, यानी तालु चक्कर और आकाश चक्कर। ठीक है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में सूर्य चक्कर नहीं है, सहस्त्रा चक्कर नहीं है, तालु चक्कर और आकाश चक्कर है। तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9 चक्रों का वर्णन मिलता है और इन 9 चक्कर लिखे हुए भी हैं। एक कामरूप चक्कर है सबसे पहला। ठीक है, सबसे नीचे वाला जो चक्कर है वो कामरूप चक्कर है, फिर स्वादिष्ठान है, फिर नेवल है, फिर हार्ट है, फिर थ्रोट है, फिर तालु है, फिर ब्रो चक्कर है, भ्रूमध्य, और फिर ब्रह्मरंध्र या निर्वाण चक्कर है, या फिर आकाश चक्कर है। 9 चक्रों का वर्णन सिद्ध सिद्धांत पद्धति में मिलता है। ठीक है, तो योगसार जो पुस्तक है उसमें आप मुझे देख के बताना कि ये कौन सा श्लोक है जिसमें 9 चक्रों का जिक्र किया गया है, या कौन से अध्याय का ये श्लोक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति की। ठीक है, तो आपके लिए ये प्रश्न है। अगला है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, देखो इसमें ऑप्शन है अग्न्याशय, यकृत, कर्णमूल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, है ना। तो देखिए, सबसे बड़ी ग्लैंड्स जो है वो लीवर है, यकृत है। ठीक है, यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात नहीं कही गई है। अंतःस्रावी ग्रंथि की बात होती तो प्रश्न बदल जाता, है ना। यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की गई, तो ना वो अंतःस्रावी है ना वो बहिस्रावी है, कॉमन पूछा गया है। तो यकृत जो होता है हमारा, लीवर जो होता है, जिगर जो होता है ना, मेरा जिगर का छल्ला तू, सुना है गाना आप लोगों ने। तो देखिए, जिगर का मतलब भी लीवर होता है, यकृत होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना। तो शरीर को के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है, हानिक पदार्थों को भी बाहर निकालती है। कहते हैं कि सनी देओल एक फिल्म में कहता है ना, मेरा 2.5 किलो का हाथ है। तो 2.5 किलो का हाथ है या नहीं है ये हमें नहीं पता, लेकिन 1.5 से 2.5 किलो का लीवर जरूर होता है। ठीक है, 1.5 से 2.5 किलो का लीवर जरूर होता है। पाउंड में बात करें तो 3 पाउंड होता है लगभग, है ना। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसको काट भी देते हैं ना, जैसे जिसमें चक्कू लग जाए या कट जाए तो वो रिकवरी अपनी खुद कर लेता है। और कोई भी, आप कई बच्चे कहते हैं ना मुझे टैबलेट अच्छी नहीं लगती है, मुझे दवाई अच्छी नहीं लगती है, उल्टी आ जाती है। कुछ लोग शराब पीते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ खाते हैं तो वॉमिटिंग आ जाती है। तो उसमें आपका लीवर काफ़ी एक्टिव होता है ना। लीवर को वही चीज़ अच्छी लगती है जो आपकी प्रकृति का अनुकूल होती है। ठीक है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है। अगर मैं पूछ लूँ आपसे, तो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये आपके लिए प्रश्न है। तो आप मुझे जरूर बताएं कौन सी है।
अगला, पेरिनीशियम एनीमिया निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए, नियासिन, साइनोकोबालेमिन, राइबोफ्लेविन, थायमिन। तो देखिए इसका ऑप्शन है बी, परनीशियम एनीमिया जो है साइनोकोबालिन यानी विटामिन बी 12 की कमी वाले एनीमिया में से एक है। ठीक है, विटामिन बी 12 यह शरीर के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए तो आवश्यक होता ही है और महत्वपूर्ण होता है ना। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन बी 12 का? साइनोकोबालिन कोबोलेमिन। ठीक है। 13वां, आयुर्वेद के किस आचार्य के अनुसार समदोषः समाग्निश्य सम धातु मल क्रियः सेनांतेन्द्रिय मनः स्वस्ति विधीयते। किस आचार्य ने ये परिभाषा दी है? तो देखिए आचार्य सुश्रुत ने ये परिभाषा दी है। इसमें ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो सूत्र है ये कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है ना, किस ग्रंथ का सूत्र है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। आपकी भी अच्छी तैयारी हो रही है इसके साथ साथ, है ना। क्रेचमर द्वारा व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार वर्णित किया गया है? देखिए क्रेचमर ने व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, तो कौन सा प्रकार है? इनमें से एक प्रकार है, ठीक है ना। तो देखिए एक होता है मेसोमॉर्फिक, एक एक्टोमॉर्फिक, एक पिकनिक, एक एंडोमॉर्फिक। लेकिन ये इन्होंने शेल्डन के भी दे दिए, है ना, मिक्स कर दिया इन्होंने। तो क्रेचमर का पूछा है, तो क्रेचमर के जो 4 प्रकार है, एक पिकनिक है, एक एथलेटिक होता है, एक एस्थेनिक होता है, एक डाइप्लास्टिक होता है। ठीक है, तो पिकनिक उसमें से एक है क्रेचमर का। ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ पार्ट साइकोलॉजी का भी इसमें आता है ना, लगभग 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सकीय लाभ क्या है ना। कपालभाति जो षटक्रम की क्रिया है वैसे तो इसका मुख्य बेनिफिट क्या है? तो कुछ आप ऑप्शन देखेंगे ना, तो उससे चीजें क्लियर हो जाती हैं। कई बार कोई जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन भी कई बार डाउटफुल होते हैं ना, तो कई बार जो आंसर होता है, जो ऑप्शन होते हैं, उनसे भी क्लियर हो जाता है कि वो किस तरह का प्रश्न है और उसमें किस तरह का उत्तर दिया जा सकता है। तो कपालभाति जो है वो कफ विकारों को दूर करता है, या पित्त विकारों को दूर करता है, या वात संबंधी विकारों को दूर करता है, या वात पित्त संबंधी विकारों को दूर करता है। देखिए कपालभाति है वो चिकित्सा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो कफ विकारों को दूर करता है ना। तो वात रोग दूर नहीं होते हैं, कफ रोग दूर होते हैं ना। अगर हम तीनों प्रकार के कपालभाति की बात करें, वातक्रम, वयोतक्रम, शीतक्रम, तो इससे कफ रोगी दूर होते हैं, नजल कैविटी के लिए अच्छा है। तो आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ पर फिर मैं एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। कपालभाति के 3 प्रकार जो हैं वो घेरण संहिता के कौन से श्लोक में बताए गए हैं और कौन सा अध्याय है? घेरण संहिता का कौन सा अध्याय है और कौन सा श्लोक है? अगला क्वेश्चन है आपके लिए 16वां क्वेश्चन। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक यानी प्राणायाम के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है? सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के पश्चात, प्रातः एवं साय दोनों समय, प्रातः, मध्य दिन, साय, अर्धरात्रि। तो देखिए घेरण संहिता में प्राणायाम करने के लिए या कुंभक करने के लिए 4 समय की बात कही गई है, यानी हर 6 घंटे बाद आप प्राणायाम कर सकते हैं। यानी एक तो सुबह यानी 6 बजे अगर हम करते हैं तो दोपहर में 12 बजे, फिर साय 6 बजे और फिर रात्रि को 12 बजे, ऐसे 4 बार प्राणायाम करने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये आप मुझे बता देना कौन से अध्याय का कौन सा ये श्लोक है, किसमें? हठ प्रदीपिका में। क्वेश्चन नंबर 17। योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए योग जो कक्षा है प्रार्थना के साथ प्रारंभ की जाती है ना। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में जाना था ना कि मौन के साथ, शांति के साथ, प्रार्थना के साथ, मंत्रों के साथ। तो प्रार्थना के साथ ही योग कक्षा प्रारंभ की जाती है। आगे हम बढ़ते हैं। वेदांत के विख्यात आचार्य त्रय कौन से हैं जिन्होंने वेदों पर काम किया है? तो देखिए नारद तो है नहीं, क्योंकि नारद का समय बहुत पहले हुआ है, वो भक्ति योगी हुए हैं।
तो शंकर यानी शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य, ये 3 लोग हुए हैं, ये विख्यात आचार्य त्रय के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? 1, 3 और 4 यानी बी ऑप्शन रहेगा ना। तो शंकराचार्य, रामानुज और मध्वाचार्य है ना, ये तीनों हैं, इन्होंने ही वेदांत के ऊपर कार्य किया था। तो इनमें से शंकराचार्य जी हैं, वो क्या है? अद्वैत को मानते हैं। क्या मानते हैं? अद्वैत यानी नॉन डुअलिज्म। वो कहते हैं अद्वैत का मतलब नॉन डुअलिज्म, यानी दो नहीं है। वो आत्मा परमात्मा को दो नहीं मानते, वो कहते हैं सभी उसी के ही हैं। कहते हैं ना, तुझ में ओम, मुझ में ओम, सब में ओम समाया है, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया है। यानी तुझ में भी वो रब है, तुझ में भी वो अल्लाह है, तुझ में भी वो भगवान है, तुझ में भी वो गॉड है, तुझ में भी वो ब्रह्म है, मुझ में भी वो है। कहते हैं ना, कण कण में भगवान है। तो हर व्यक्ति में ब्रह्म है। ठीक है, शंकराचार्य जी कहते हैं सभी व्यक्तियों में क्या है? ब्रह्म है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? भाई सब में रब दिखता है, सभी उस अल्लाह की, उस गॉड की, उस भगवान की, उस ब्रह्म की संतानें हैं। सभी के अंदर ही ब्रह्म है, सभी ब्रह्म के ही रूप है। तो शंकराचार्य जी कहीं द्वैत की बात ही नहीं करते। इस सभी में, चाहे घड़ी है, चाहे ये पेन है, सभी में कहते हैं ब्रह्म है। ठीक है, चाहे वो निर्जीव है, चाहे सजीव है, तो इसलिए इसको अद्वैत कहते हैं। अब आपके लिए 2 प्रश्न खड़े कर रहा हूं यहाँ पर। एक, रामानुजन जो है वो क्या मानते हैं? द्वैत को मानते हैं, अद्वैत को मानते हैं। और मध्वाचार्य जी हैं, वो द्वैत को मानते हैं, अद्वैत को मानते हैं, विशिष्ट अद्वैतवादी हैं। ठीक है, ये हमने इसका वर्णन किया है योगियों का जीवन परिचय पुस्तक में बहुत अच्छे से। और आधुनिक काल में जो वेदांती हुए हैं, वेदों को आगे बढ़ाया है, रामकृष्ण परमहंस भी हैं, स्वामी विवेकानंद भी हैं, अरविंद घोष भी हैं, महर्षि रमन भी हैं, है ना। और इसके अलावा महर्षि महेश योगी भी हैं, है ना। योग वशिष्ठ के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति के स्तंभ हैं। तो देखिए, मोक्ष की प्राप्ति जो है उसमें 4 स्तंभों की बात की है ना। मोक्ष के 4 द्वारपाल भी कहा है। तो उसमें क्या है, 4 कौन कौन से हैं? शांति, संतोष, विचार और सत्संग, 4 हैं। तो चारों तो इसमें दे नहीं रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन क्या रहेगा? इसमें देखो, कूट दे रखा है 1 और 2, बी में 2 और 3, सी में 3 और 4, डी में 1 और 4। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा, 1 और 2, संतोष और विचार। यानी वैराग्य की कहीं बात नहीं है, विवेक की कहीं बात नहीं, यानी शांति, संतोष, विचार और साधु संत, ये क्या है? मोक्ष के 4 द्वारपाल हैं। इन्हें मोक्ष के 4 द्वारपाल या 4 गेट कीपर्स भी कहा है। चित्त भूमि के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल है। तो आपको पता होना चाहिए चित्त भूमि कौन कौन सी है। चित्त की भूमिया भी कहते हैं, चित्त की अवस्थाएं भी इन्हें कहते हैं। मूड, मूड, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो विकल्प तो है ही नहीं, तो विकल्प को हटा दीजिए। तो हमें है ना ऑप्शन को भी देखना है ना कई बार। अब हमें ये पता है कि विकल्प नहीं है, तो इसको आप हटा दीजिए विकल्प को। ठीक है ना। तो आपकी 1, 3 और 4 ऑप्शन है। तो 1, 3 और 4 कहाँ मिलता है वो आप देख लीजिए एक बार। 1, 3 और 4 कहाँ मिलता है ऑप्शन? 1, 3 और 4 पहला ही ऑप्शन हमें मिलता है। तो हमें क्या छोड़ना है? 2 विकल्प छोड़ना है। तो जो 2 जिनमें वो छोड़ दीजिए, जैसे डी में 2 है ना, सी में 2 है, बी में 2, वो छोड़ दो, बाकी ए हुआ ऑप्शन। ठीक है। तो क्षिप्त, मूड, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इसकी कई बार सीक्वेंस भी पूछता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि योग दर्शन में इनका वर्णन नहीं है। इनका वर्णन किस में है? व्यास भाष्य में है। महर्षि व्यास जब चित्त की व्याख्या करते हैं तब वो चित्त की भूमियों की चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 21। पातंजल योग सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से प्राणायाम के प्रकार हैं? स्तंभवर्ती प्राणायाम, सहित प्राणायाम, बाह्य अभ्यंतर विक्षाक्षेपी प्राणायाम, केवली प्राणायाम। तो देखिए, आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के कौन सा हो सकता है।
इसमें कूट भी दिया गया है। 4 ऑप्शन है इसमें, 1 और 2 सही है, 2 या 3 सही है, 1 या 3 सही है, 2 या 4 सही है। तो देखिए, ना सहित कुंभक का वर्णन मिलता है, ना केवली कुंभक का वर्णन मिलता है, या केवली प्राणायाम का वर्णन मिलता है। इसमें स्तंभवर्ती का मिलता है और बाह्य अभ्यंतर विषाक्षेपी प्राणायाम का वर्णन मिलता है। तो 1 और 3 जो ऑप्शन में है, 1 और 3 किस में है, सी में है, तो सी सही है। ठीक है, आपके लिए एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूं मैं यहाँ पर, एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। प्राणायाम के कितने प्रकारों का वर्णन योग सूत्र में मिलता है? पहला प्रश्न आपके लिए है, प्राणायामों की संख्या बतानी है। दूसरा प्रश्न ये है कि कौन से अध्याय में प्राणायाम का जिक्र किया गया है? अध्याय 1 में, 2 में, 3 में या 4 में, या कौन से पाद में? अध्यायों को यहाँ पर पाद कहा गया है। तीसरा प्रश्न ये है कि कौन से सूत्र में प्राणायाम की बात कही गई है ना, ये भी आपको मुझे बताना है। 3 प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, महर्षि पतंजलि के अनुसार क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य हैं, यानी क्रिया योग में क्या क्या आते हैं? क्रिया योग में क्या क्या आते हैं? 3 हैं, वो आपको लिख के कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पहला तो मैं बता देता हूं आपको, तप है। इसके बाद 2 और है, वो आपको खुद कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। क्रिया योग के अभ्यास के उद्देश्य क्या है? कूट भी इसमें दिया गया है, यानी विवेक ख्याति है, या समाधि भाव है, या कैवल्य प्राप्ति है, या कलेश तनुकरण है। तो 2 ऑप्शन इसमें है। तो देखिए, इसमें पहला दूसरा ठीक है, या दूसरा तीसरा चौथा ठीक है, या 2 और 4 सही हैं, या 1 और 3 सही हैं। तो देखिए, इसमें एक तो समाधि भाव है और एक कलेश तनुकरण है ना, इसमें 2 ऑप्शन है। तो एक 2 और 4 जिसमें है वो ठीक है, 2 और 4 जो है वो सी में है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब ये देखो सूत्र लिखा हुआ है ना, समाधि भावनार्थ कलेश तनुकरणार्थ करणार्थश्च। तो आप मुझे ये बताना, ये कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है? ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नेट में कि कौन से अध्याय का कौन सा सूत्र है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, अगला है, व्यक्तित्व के फ्रायड के मॉडल के घटक निम्नलिखित है। तो फ्रॉयड जो है वो साइकोलॉजिस्ट है, ये साइकोलॉजी का क्वेश्चन है। तो क्या है? स्व है, अहम है, इदम है, प्राहम है। तो देखिए, 3 है इसमें, 1 नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 1 2 3, 4 2 3, 4 1 2, 1 3 4। तो इदम की बात करता है, अहम की बात करता है, प्राहम की बात करता है, स्वय की कहीं बात नहीं होती। तो आप मुझे बताइए इनमें से कौन सा उत्तर ठीक है? इदम की बात करता है, अहम की बात करता है, प्राहम की बात करता है, तो है ना। तो ये देखिए, आप इसमें कौन सा उत्तर आएगा? स्वा है नहीं, पहला छोड़ दो। ठीक है, तो 2 3 और 4 जिसमें हो देख लो, इसमें है 2 3 और 4, यानी बी ऑप्शन ठीक है। इदम का मतलब इद आई डी, अहम का मतलब ईगो, प्राहम का मतलब सुपर ईगो, है ना। ये फ्रॉइड का है सिद्धांत। हठ प्रतिपिका के अनुसार निम्नलिखित में से किन को पथ्य आहार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है नेट के एग्जाम में। शुंठी है, यवक है, पटोल है, माश है। ये मास का मतलब वो मास नहीं है, या मास का अर्थ अलग है। पथ्य और अपथ्य और संतुलित आहार का जिक्र किया गया है। पथ्य वो होते हैं जो खाने योग्य होते हैं, जो साधना में उपयोगी होते हैं। अपथ्य वो होते हैं जो शरीर के लिए, साधना के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, तो पथ्य में कौन कौन से? शुंठी है, पटोल है, यवक है, मौश है। यवक का मतलब शायद जो होता है ना। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हैं, प्रत्येक में 2 2 हैं। तो इसमें 1 और 3 सही माना गया, पटोल और शुंठी। ठीक है, तो हठ योग प्रदीपिका के भाग 1 के सूत्र 65 में पथ्याहार के बारे में लिखा गया। देखो, ये सूत्र भी दे दिया। गोधूमल शाली यव षष्ठाहस्री शोभम शोभनात्रम कष्ट ही राज्य खंड नवनीत सिद्धा मधुनी शुंठी पटोले दे दिया ना, ये है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 मुख्य भाग हैं? यानी देखिए, नर्वस सिस्टम के 3 मुख्य भाग होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम।
अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके दो भाग होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे बीच का हिस्सा है, एक हमारा ब्रेन होता है, खोपड़ी होती है, और दूसरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, यानी मेरुरज्जु होती है। तो आप देखिए इसमें एक और दो ऑप्शन ठीक है, तो एक और दो ऑप्शन जिसमें मिलेंगे, पहला ही ठीक है इसमें, तो ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। उच्च रक्तचाप में के कौन कौन से जोखिम कारक है ना, उच्च रक्तचाप का मतलब हाइपरटेंशन, तो हाइपरटेंशन में कौन कौन से हैं जोखिम कारक हैं, यानी किन की वजह से हाइपरटेंशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है ना। तो मोटापा तो होगा ही होगा, तनाव भी रहेगा, टहलना तो गलत है, टहलना तो अच्छा रहता है, उससे तो रक्तचाप ठीक होता है। धूम्रपान करना, हाँ धूम्रपान करना हो सकता है। तो इसमें देखो अब यहाँ कन्फ्यूजन हो गई हम कि उच्च रक्तचाप में मोटापा है, तनाव है, या धूम्रपान है, क्योंकि तीसरा ऑप्शन तो हम काट चुके हैं, टहलना तो है ही नहीं। तो यहाँ पर आपको अपना विवेक लगाना है कि मोटापा, तनाव या धूम्रपान कौन सा ठीक है। तो देखिए इसमें तीनों ही दे रखे हैं ना, मोटापा है, तनाव है और धूम्रपान है ना, ओबेसिटी, तनाव एंड स्मोकिंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, जिसमें 1, 2 और 4 की बात की गई। वायु विवरोध, वायु विवर वायु विवर शोध साइनोसाइटिस के प्रबंधन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगाभ्यास है। वायु विवर शोध के लिए, यानी साइनोसाइटिस, देखो कुछ क्वेश्चन है वो आपको अंग्रेजी में भी देखने पड़ेंगे, कई बार हिंदी की टफ लैंग्वेज होती है तो अंग्रेजी में बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है ना। तो वायु विवर शोध जो है, जिसे साइनोसाइटिस कहते हैं, है ना, नासिका से रिलेटेड प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए सबसे अच्छे योगाभ्यास कौन से हैं। तो सीधी सी बात है, नेति क्रिया तो होगी ही, ठीक है, और कपालभाति भी होगा, दो तो क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक है। तो 1 और 2 तो क्लियर है। तो देखिए जिसमें 1 और 2 की बात की गई है, 1 और 2 की बात पहले में भी है, 1 और 2 की बात सी में भी है, या तो सी हो सकता है या ए हो सकता है। अब अगला इसमें ऑप्शन 3 है, तो तीसरा कौन सा हो सकता है, मयूरासन हो सकता है या अर्धचक्रासन हो सकता है। ये देखो कितना कंफ्यूज हमें कर दिया गया है। तो इसमें देखिए अर्धचक्रासन शामिल किया गया है ना। तो साइनोसाइटिस के प्रबंधन में सबसे अच्छा जो माना गया है वो नेति क्रिया है, कपालभाति है और अर्धचक्रासन होता है, क्योंकि अर्धचक्रासन में पूरे फेफड़े हैं वो एक्सटेंड होते हैं, खुलते हैं, है ना, ऐसे करते हैं पीछे। 28, निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख स्ट्रेस हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन, प्रोलैक्टिन तो है ही नहीं, महिलाओं से रिलेटेड है, कार्टिसोल हो सकता है, एपिनेफ्रिन और ग्लूकागोन। तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन मांगे गए हैं, या तो 1 और 2 ठीक है, या 3 और 4 ठीक हैं, या 2 या 3 सही हैं, या 2 या 4 सही हैं। तो देखिए कार्टिसोल कंफर्म है, प्रोलैक्टिन तो महिलाओं को जो दूध है ना, जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो दूध प्रोलैक्टिन की वजह से आ पाता है। तो कार्टिसोल है वो बैड हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन है। और दूसरा क्या है, कार्टिसोल के साथ एपिनेफ्रिन है ना, ग्लूकागोन नहीं है। तो इसमें आएगा सी ऑप्शन, ठीक है, 2 और 3। अगला है हठ प्रतिपिका के अनुसार हठ सिद्धि के कौन से लक्षण बताए गए हैं। एक सूत्र है बहुत ही अच्छा, वपु कृष्यता सुनिर्मले नयने, ऐसे कोई श्लोक है। नेत्रों का निर्मल होना, शरीर का पतला होना, मुख पर प्रसन्नता होना, स्मरण शक्ति का बढ़ना। तो ये 4 हैं, इनमें से कूट दिया होगा शायद। तो देखिए 1, 2, 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, या 1, 3, 4 सही हैं। तो इनमें से चारों भी सही हो सकते हैं। तो देखिए 3 सही है, नेत्रों का निर्मल होना, शरीर का पतला होना, मुख पर प्रसन्नता होना, यानी स्मरण शक्ति की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। तो ये बताइए हठ प्रतिपिका का ये पहले अध्याय का या दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक है, पहले अध्याय में है या दूसरे अध्याय में है, और कौन सा श्लोक है। थोड़ा हिंट भी मैंने दे दिया, वपु कृष्यत्व सुनिर्मले नयने, ऐसे एक श्लोक है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 30 क्वेश्चन करते हैं आज हम, है ना, फिर अगले वीडियो में जानेंगे बाकी क्वेश्चंस। हठ प्रतिपिका के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम के क्या लाभ है। तो देखिए घेरण संहिता में अलग लाभ मिल सकते हैं,
दूसरे ग्रंथों में अलग मिल सकते हैं, लेकिन यह डायरेक्ट कोट कर दिया हठ प्रदीपिका के अनुसार। कपाल की शुद्धि करता है, उदर कर्मी नष्ट करता है, वायु को संतुलित करता है, भूख व प्यास मिटाता है। तो भूख प्यास मिटाने वाला तो है ही नहीं, तो ऑप्शन जिसमें 4 है वो काट देना है, कट कर देना है। तो 4 देखिए डी में है, उसको कट करना है, सी में है, कट करना। अब ए और बी की बात बनती है। वायु को संतुलित करता है, उदर कर्मी नष्ट करता है, कपाल शुद्धि करता है। कपाल तो शुद्धि करता ही है ना, और उदर कर्मी भी नष्ट करता है। तो 1 और 2 ठीक है मेरे अकॉर्डिंग तो, और 1 और 2 का वर्णन ए में ही मिलता है। तो हठ योग प्रदीपिका के अनुसार सूर्य विद्या प्राणायाम के लाभ ये देखिए आप देख पा रहे हैं। तो ये 50वां श्लोक है, तो कौन से अध्याय का श्लोक है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही जान लेते हैं, तो आगे फिर हम जानेंगे, है ना।